नमस्कार। सोराइसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर अंशुल वर्मन, स्किन स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। सोराइसिस सबने नाम सुना होगा। कई लोग इस नाम से या इस रोग के निदान या डायग्नोसिस से बहुत परेशान हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि सोराइसिस असल में क्या तकलीफ़ है, किस तरह का रोग है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है स्किन का, यानी कि लंबा चलता है। कभी कभी आजीवन भी इसके लिए इलाज करना पड़ता है। कभी कभी हमको कुछ बीच में रेमिशन के पीरियड, यानी कि पेशेंट्स डिजीज़ फ्री या सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं, ऐसे कई साल भी निकल सकते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है कि किस पेशेंट में किस तरह का प्रेजेंटेशन आएगा, किस तरह आपका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, सिम्टम्स कैसे होंगे, वो हर पेशेंट का अलग अलग अपना एक टेंडेंसी होती है। तो सोराइसिस में क्या है कि ये ऑटो इम्यून है, यानी कि हमारी खुद की जो संरक्षक प्रतिरक्षा प्रणाली है या अपना इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही स्किन सेल्स के अगेंस्ट थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। तो उन स्किन सेल्स को वो इन्फ्लेमेशन के रूप में बहुत जल्दी जल्दी मैच्योर करने लगता है, जबकि उसका नॉर्मल जो हमारा स्किन का लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस, उसमें जो हमारे जो मृत कोशिकाएं ऊपर आके झड़ जाती हैं। तो ये हमारा स्किन का टर्नओवर कहलाता है। स्किन के सेल्स जो केराटिनोसाइट्स कहलाते हैं, उनका एक टर्नओवर रेट फिक्स्ड होता है 7 से 10 दिन या 15 दिन। लेकिन सोराइसिस में बिकॉज वो इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर रहा है या टारगेट कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर की लेयर में, ऊपर की तह तक आने लगते हैं और वो वहाँ जमा हो जाते हैं। क्योंकि वो इमेच्योर सेल्स हैं, वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, वो पूरी तरह वो डेड सेल्स नहीं हैं जो कॉर्नियोसाइट्स कहलाते हैं, लेकिन उनमें अपनी ही तरह का इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो अब क्या है कि वो जो जमे हुए सेल्स हैं, वो हमें लाल चकत्तों के रूप में या ऊपर वाइट पपड़ी या चांदी जैसी या मोती जैसी पपड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। तो पेशेंट्स को छोटे छोटे या बड़े या कई बार छोटे और बड़े मिक्स बहुत सारे धब्बे या चकत्ते पाए जाते हैं सोराइसिस में। वो लाल रंग के होते हैं मोस्टली। कई बार पीरियोडिकली उनमें वाइट वाइट पपड़ी जमती है या रूसी जैसी जमती है और फिर वो झड़ती रहती है। तो ये हुए हमारे सोराइसिस के लक्षण यानी सिम्टम्स। तो हमने कारण में थोड़ा और डीप में जाएंगे कि ये जो इम्यून सिस्टम है वो हर पेशेंट में डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है। तो हम इतने समय में अब सोराइसिस के रोग को अच्छी तरह जान पाए हैं, उसके कारणों को समझ पाए हैं। तो मेनली 3 कारण हैं। एक जेनेटिक है कि आपका जो जीन सिस्टम है, जो आपका आनुवांशिक चेंजेस है, तो आपको समझ में आएगा कि फैमिली में कोई भी पेशेंट अगर सोराइसिस का आता है तो उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई रिलेटिव को सोराइसिस या सोराइटिक आर्थराइटिस के लक्षण होने की संभावनाएं हैं। तो अगर 3 पेशेंट हमारे पास सोराइसिस के आते हैं तो उनमें से एक में हमेशा कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होगी। तो ये जेनेटिक फैक्टर हो गया। दूसरा है एक एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी आपके जेनेटिक मेकअप में या आनुवांशिकली ऐसा नहीं है कि आपको सोराइसिस होने की संभावना है, लेकिन एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स से हमारा जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आते हैं। तो उसकी वजह से भले आपकी फैमिली में नहीं है, लेकिन आपको दूसरे तरह से ये एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से सोराइसिस या उसके लक्षण हो सकते हैं। तीसरा हमने बोला जो इम्यून मीडिएटेड। तो इन तीनों का जब इंटरप्ले होता है, वो तीनों आपस में काम करते हैं हमारे बॉडी में, तब हमको सोराइसिस एज अ डिजीज़ प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उनमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं। यानी ये कब होगा? जब अगर आपको कोई इन्फेक्शन आया है बॉडी में, तो ये सोराइसिस एकदम से बाहर आ सकता है। कोई स्किन में इंजरी हुई है, हल्की बहुत थोड़े बहुत इंजरी है, ड्राइनेस है, खुजाल दिया है या स्किन डैमेज है किसी कारण से, तो फिर उस ट्रिगर की वजह से या ट्रिगरिंग फैक्टर्स में ये कुछ 4-5 चीज़ें आती हैं जिनमें ये तकलीफ़ हो सकती है कि सोराइसिस मैनिफेस्ट हो जाए। अब दूसरा आता है हमारा स्मोकिंग। दूसरा है कोई भी तरह का स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फैमिली में कुछ हुआ है या बहुत लंबे समय से आप तनाव में चल रहे हैं, तो फिर हमारे बॉडी में इस तरह के चेंजेस से सोराइसिस के लक्षण शुरू हो सकते हैं। तो साथ में ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स का ध्यान देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ होते हैं अग्रेवेटिंग फैक्टर्स। आपको सोराइसिस हो गया है या कुछ शुरुआत हुई है, उसमें बढ़ावा हो सकता है। किन किन चीज़ों से? आपके लाइफस्टाइल से, अल्कोहल से, धूम्रपान करने से, या फिर कुछ तरह की दवाइयाँ लेने से। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, कुछ और लिथियम जैसी मेडिसिन हैं जो आपको सोराइसिस के लक्षण या सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
तो ड्रग्स हो गए, कुछ ना कुछ मेडिकल हिस्ट्री हमें जाननी ज़रूरी होती है पेशेंट्स की, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ ऑटो इम्यून ट्रिगर्स हैं, सीज़न चेंज, क्लाइमेट चेंज से भी ये आपके लक्षण बढ़ सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड वाइड करीब 25 मिलियन लोग सोराइसिस से ग्रस्त हैं। ये बहुत कॉमन स्किन डिजीज़ है, बहुत इजीली अब मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें ये दिखते हुए लाल धब्बों के साथ ही हमेशा जीना पड़ेगा। बहुत सारे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही कारण है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इससे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि सोराइसिस होना कोई लाइलाज, कोई तकलीफ वाला या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब नहीं रही है। पहले बहुत ट्रीटमेंट मैनेजमेंट्स लिमिटेड थे, अब हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन और अंदर का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। अब जनरली मेल्स और फीमेल्स में से मेल्स में, पुरुषों में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है, करीब करीब दुगना है, यानी कि 2:1 का रेशियो रहता है मेल्स टू फीमेल्स में, तो फीमेल्स में थोड़ा कम पाया जाता है। प्लस इसमें जो सीजनल इन्फेक्शंस हैं या सीजनल ट्रिगर की वजह से जो तरह का सोराइसिस आता है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करके उसको रेमिशन में, यानी कि पूरी तरह कंट्रोल में लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके लिए हमेशा दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी पड़े। अब आते हैं हम उसके टाइप्स पे। सोराइसिस कितने प्रकार का होता है? तो पहला हमारा है कॉमनली साइट के हिसाब से, शरीर का 3% से लेस बॉडी सरफेस एरिया, यानी हमारी स्किन का जो सरफेस है वो अगर कवर्ड है तो हम माइल्ड फॉर्म में कहते हैं माइल्ड सोराइसिस। अगर 3 से 10% है तो मॉडरेट सोराइसिस, यानी कि उसमें से बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, उसका आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग आएगा। या फिर सीवियर, यानी आपको बॉडी पे 10% से ज़्यादा जगह पर ये चकत्ते हैं, या फिर आपके स्कैल्प में या कुछ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बॉडी एरियाज हम बोलते हैं, उनमें है तो हम उसको सीवियर क्लासिफिकेशन में डालते हैं। इसी तरह से प्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे पेशेंट सोराइसिस के लिए बड़े बड़े चकत्ते लेके आ रहे हैं, सिर में रूसी जैसा डैंड्रफ जो कि जाता ही नहीं है, जम जाता है, या पपड़ी के रूप में जब निकलता है तो खून आता है, इतना सिवियर फ्लेक्स जो होते हैं वो सब प्लाक सोराइसिस में माने जाते हैं। तो पहला टाइप हो गया हमारा प्लाक सोराइसिस, जो चकत्ते हैं बड़े बड़े वाइट हो सकते हैं, पीरियोडिकली वो झड़ती है पपड़ी और फिर उसमें वापस लालपना या लालिमा आ जाती है। कई बार खुजालने से उसमें बारीक बारीक कट्स भी लग जाते हैं, कई बार सूजन हो जाती है। दूसरा फॉर्म है गटेड सोराइसिस, जो हमने बोला कि नॉर्मली इन्फेक्शंस या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो गया। ये कॉमनली यंग पेशेंट्स में, बच्चों में पाया जाता है इस तरह का सोराइसिस। तो बहुत छोटे छोटे गोल चकत्ते होंगे, पपड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे तो काफ़ी हद तक कुछ समय में ही पूरा ठीक हो सकता है। तीसरा है स्कैल्प सोराइसिस। फिर उसमें क्या है कि सिर में जितना डैमेज होता है, बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि स्कैल्प जो है आपका हेल्दी नहीं है, इन्फ्लेमेटरी है, तो वो स्कैल्प सोराइसिस का पूरा ट्रीटमेंट अलग फॉर्म में आता है, क्योंकि उसमें हमारी लगाने की दवाइयाँ बिल्कुल अलग वर्क करेंगी। कितने हद तक हमें ओरल टैबलेट्स खाली लोकलाइज्ड एरिया के लिए देने हैं वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो स्कैल्प सोराइसिस अलग है। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, जो पूरे शरीर में लाल रैशेस के रूप में आता है। पूरा शरीर में गोल गोल अलग अलग चकत्ते वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े जगह पर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बाकी तो फुल बॉडी आपका रेड होगा। पेशेंट्स काफ़ी पेन में होते हैं, कई बार फीवर होता है। हमारी स्किन का फेलियर कहलाता है वो स्टेज, यानी कि स्किन के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी अपना तापमान मेंटेन करती है एक पर्टिकुलर, वो टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन नहीं हो सकता है। जो बैरियर डिफेंस है, यानी हमारी स्किन में एक पूरा प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहता है हमेशा, ताकि बाहर के इन्फेक्शंस, बाहर के जो भी एलर्जेंस हैं वो हमारी स्किन में या बॉडी में एंटर ना कर सके, वो पूरा बैरियर डैमेज हो जाता है। तो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस काफ़ी हद तक चिंताजनक होता है। फिर आता है पस्चुलर सोराइसिस। बारीक बारीक पस जैसे पीले पीप टाइप के दाने निकलते हैं करीब करीब पूरे शरीर में। जहाँ जहाँ पहले बड़े चकत्ते थे वो पूरा पीले मुंह वाली फुंसियों से भर जाता है। तो वो भी एक अनस्टेबल फॉर्म है, यानी कि उसको इमीडिएटली करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर कब पाया जाता है? जब बहुत लंबे समय से सोराइसिस के पेशेंट्स खुद से ही टॉपिकल स्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड वाली क्रीमें लगा रहे हैं, वो बार बार लगाते हैं, थोड़े दिन ठीक होता है, फिर दब जाता है, फिर वापस लगाते हैं। तो ऐसे बिना प्रॉपर शेड्यूल के आप स्टेरॉइड की क्रीम्स लगाएंगे,
तो ये तकलीफ़ होने की संभावनाएं ज़्यादा है। बाकी और तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। स्टेरॉयड की क्रीम्स सेल्फ मेडिकेशन के फॉर्म में ऑन एंड ऑफ लगाने से आपकी स्किन पतली हो सकती है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर वो आपका सोराइसिस बार बार बढ़ के इन्फ्लेम्ड रूप में आता रहेगा। वो आपकी स्किन स्टेरॉयड की ट्यूब से या स्टेरॉयड की दवा से आदी हो जाती है, हैबिचुएट हो जाती है, उसके बिना आपका वो कंट्रोल ही नहीं रहता। तो काफ़ी समस्याएं हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस में, सुपरविजन में ही आपको सारे क्रीम्स जो भी हैं वो लगा सकते हैं। हाँ, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि भाई कभी कभार मेरा ये फ्लेयर अप हुआ तो मुझे कौन सी दवा लगानी चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस देंगे। हर बार डॉक्टर के पास दौड़ के जाना ज़रूरी नहीं है, तो आप अपना मेंटेनेंस अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से खुद से भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ में हमेशा खुद एक डिजीज़ को या रोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हमारे रोग क्या है, उस रोग के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो रोग के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लें, किस तरह से फ़िलहाल आपका प्रेजेंटेशन है, आगे चल के उसमें से क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वो सब जब आप समझेंगे तब आप खुद अपने कंट्रोल में उस रोग को रख पाएंगे। खुद यू विल फील मोर इनटू कंट्रोल के आई कैन मैनेज द डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ माई डर्मेटोलॉजिस्ट। इतने रिसर्च के बाद पता चला है सोराइसिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कई तरह के रोग आते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के, हार्ट का आएगा, जॉइंट का आएगा, पेट का, आंतों का आएगा। तो बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हर ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो सोराइसिस उन्हीं में से एक है। तो अगर आपको सोराइसिस है तो नेचुरली ये सिर्फ स्किन कंसर्न या कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है कि भाई लाल दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है, सफ़ेद पपड़ी गिर रही है, आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं तो ये तकलीफ़ दे रहा है। नहीं, ये अंदर भी कई सारी चीज़ें बदलाव कर रहा है आपके शरीर में, आपकी हेल्थ में, जो कि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जिन पेशेंट्स को सोराइसिस है, दे आर मोर लाइकली, उनमें ज़्यादा संभावनाएं हैं कुछ पर्टिकुलर रोग के होने की, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेस, जैसे कि जॉइंट डिजीज़ेस यानी कि आर्थराइटिस। तो करीब 5 से 20% सोराइसिस के पेशेंट्स में आर्थराइटिस पाया जाता है, जो संधिवा हम बोलते हैं या गठिया का रोग बोलते हैं। तो आर्थराइटिस एक हो गया। फिर आता है कई बार डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो वो भी आपके सोराइसिस डिजीज़ यानी रोग की वजह से नहीं है, लेकिन रोग के साथ साथ पाए जाने वाले रोगों में से एक है। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ेस बहुत सारे हैं, उनमें आपका हार्मोनल चेंजेस, आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, ओबेसिटी, अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो वो आपकी बॉडी को एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ले आता है। तो वो इन्फ्लेमेशन आपका स्किन में भी हो सकता है, आपका हार्ट में भी हो सकता है, आपका लिवर पे भी हो सकता है। तो वो सब हमें ध्यान में रखना होता है। वो कब आपको समझ में आएगा या आप उसके बारे में सचेत रहेंगे, जब आप डॉक्टर से अच्छे से सलाह लेते हैं, परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन होता है कि क्या क्या आगे चल के आपको ध्यान रखना है। तो अब सोराइसिस के पेशेंट्स में हम रेगुलर हार्ट की सब वर्कअप या जांचें करवाते हैं, या कई बार लिवर से रिलेटेड जांचें करवाते हैं, क्योंकि लिवर इंजरी या लिवर डैमेज, सिरोसिस ऑफ लिवर या हेपेटाइटिस भी सोराइसिस में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। सोराइसिस के पेशेंट्स में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं, स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। वो भी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी है, तो आपके ब्लड वेसल्स, ब्रेन के ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेटरी मोड में हैं, तो स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब सोराइसिस अगर आपका कुछ सिवियरिटी से ज़्यादा है तो हमेशा सिस्टमिक ट्रीटमेंट यानी कि खाने की गोलियों से या इंजेक्शन से हम उसको पूरी तरह कंट्रोल करना शुरुआत से ही प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो सब सिम्टम्स आ गए फिर हम उसको रिवर्स करेंगे, नहीं, पहले से हम वो सारी तकलीफ़ें ना हो, वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या वो डिज़ीज़ वाइड स्प्रेड ना हो जाए, उसका ध्यान रखा जाता है। अब सोराइसिस के सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पेशेंट्स का डायग्नोसिस करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि उसमें लाल लाल तरह तरह के, जैसे हमने पहले बात की,
प्लाक्स या पैचेस हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं या चकत्ते हैं जिनमें से वाइट पपड़ी जम रही है या सिल्वरी पूरा एक लेयर बना हुआ है, एकदम चांदी जैसा चमकता वाइट स्केलिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है यानी कि सूजन है, रेडनेस है, पेन है कई बार पेशेंट्स को। मेनली वो कब होता है? जब बॉडी फोल्ड एरियाज़ में, यानी कि गले पे है, ग्रॉइन एरिया में है, जांघों के जोड़ में है, या फिर ब्रेस्ट के नीचे है फीमेल में। ये सब कॉमन एरियाज़ हैं जो फ्लेक्सुरल सोराइसिस कहा जाता है या इन्वर्स सोराइसिस। उसमें पपड़ी नहीं जमती है, उसमें सिर्फ रेड शाइनी पैचेस पाए जाते हैं। तो वो कई बार हमको कंफर्म करना पड़ता है कि ये दाद या नॉर्मल फंगल इन्फेक्शंस हैं या फिर सोराइसिस के लक्षण हैं। तो इस तरह से हर साइट का या हर बॉडी के प्रेजेंटेशन का एक अलग इम्प्रेशन होता है, एक अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि संभावना में और कौन कौन से रोग या और कौन सी स्किन डिजीजेज हमें रूल आउट करनी है, वो आपके डॉक्टर एक बार प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं। नाखूनों में कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे नाखून में छोटे छोटे गड्ढे हो जाना, पिट्स होना, या ऊपर की नेल प्लेट जो है वो जम जाना, बड़ी मोटी हो जाना, ताकि नाखून काटने में आपको तकलीफ हो रही है, उसका कलर बदल जाना, पीला पड़ जाना, ये सारे नेल सोराइसिस यानी कि नाखून में होने वाले सोराइसिस के लक्षण हैं। इसी तरह हमने स्कैल्प की तो बात की, बॉडी की बात की, फिर आता है हाथ और पैर का। हथेलियों और तलवों पे लोकलाइज सोराइसिस होता है जो कि पामोप्लांटर सोराइसिस कहा जाता है। उसमें जैसे नॉर्मल हमारी स्किन डैमेज होती है या सिर्फ एड़ियाँ फटती हैं, उससे थोड़ा एक्सटेंसिव यानी बाहर के बॉर्डर तक भी कई बार रेडनेस आती है, वो पपड़ी जमती है, तो फिर आपका डायग्नोसिस सोराइसिस की तरफ ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके खाली हाथों में है या एक ही हाथ में है तो मे भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, वो पहले डॉक्टर रूल आउट करते हैं। तो पामोप्लांटर सोराइसिस काफ़ी तकलीफ देता है पेशेंट्स को, क्योंकि नॉर्मल कामकाज करने में भी मुश्किल होती है। आपको किसी से हाथ मिलाना है, कुछ नॉर्मल किचन में काम करना है या टेबल वर्क है, सब तरह से आपका हाथ में अगर बड़ी थिक प्लाक्स बन गए हैं या चीरे लग रहे हैं, कट्स लग रहे हैं, तो फिर वो आपका रूटीन क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो इन्हीं तरह से सब बॉडी साइट्स एग्जामिनेशन के बाद कुछ जांचें डॉक्टर करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्किन बायोप्सी हम कर सकते हैं, या फिर एक मैग्निफिकेशन में प्रॉपर एग्जामिनेशन या डर्मास्कोपी से हम कुछ टेस्ट करते हैं वो पपड़ी निकाल के, तो वो कुछ साइंस से हमें कंफर्म होता है कि ये आपका सोराइसिस ही है। प्लस जोड़ों में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सिर्फ जोड़ों में थोड़ी तकलीफ है और एक आध चकत्ता है, तो वो मिस हो जाता है। पेशेंट्स की तकलीफ सिर्फ जोड़ों तक ही है, लेकिन वो सोराइसिस का ही लक्षण है। वो डॉक्टर के पास अगर आप सब हिस्ट्री देंगे, ढंग से उनको सारी तकलीफ़ें बताएंगे, तो हम इजीली डायग्नोज कर पाएंगे। क्योंकि सोराइटिक आर्थराइटिस में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर जॉइंट डैमेज होता है तो वो हम किसी भी ट्रीटमेंट से वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट ही करना पड़ेगा, यानी वो हो ही ना, उसके लिए ही ट्रीटमेंट प्लान इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ताकि सोराइटिक आर्थराइटिस में पेशेंट्स का परमानेंट जॉइंट डैमेज ना हो सके। अब बात करते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस के लक्षणों की। तो अगर आपकी कोई उंगली सूजी हुई है, आपको बॉडी पे पैचेस हैं, सोराइसिस है, साथ में उंगली बहुत ज़्यादा सूज गई है, या सुबह सुबह में स्टिफनेस है, जोड़ जकड़ गए हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। आपकी एड़ी में दर्द है, आपकी कमर में या नेक में दर्द है, तो वो एक्शियल स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो इफ़ेक्ट है वो आर्थराइटिस या आर्थ्रोपैथी में पाया जाता है। फिर आता है आपका डैक्टिलाइटिस, यानी कि जोड़ों के अंदर पानी भर जाना या सूजन आ जाना, तो आपके टेंडन्स में, आपके जॉइंट स्पेस में पानी भर सकता है। ये सारे आर्थराइटिस के लक्षण हैं। फिर हम एक्सरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना जॉइंट डैमेज है, कितना वो जॉइंट स्पेस का डैमेज है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। अब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सोराइसिस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वही अभी आजकल बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट्स में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं पेशेंट्स अपने रोग के बारे में करीब करीब भूल जाते हैं, एकदम क्लियर स्किन हो जाती है, करीब करीब आपके जॉइंट प्रिवेंट हो जाते हैं डैमेज से। तो ये सारा ट्रीटमेंट्स हम कैसे प्लान करेंगे? पहला तो पेशेंट की तरफ से ही आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जैसे हमने बोला कि आप वज़न कम करिए, आप रेगुलर आपका एक्सरसाइज करिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहे, अच्छे से इम्प्रूव हो, मेटाबॉलिज्म वर्क करता रहे, बैलेंस्ड रहे, तो आपका शुगर लेवल्स बैलेंस रहें।
तो इन सब से ज़्यादा चर्बी वाला जैसे खुराक खाने से जो लिवर पे स्ट्रेन पड़ता है वो ना पड़े, तो इस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है जिस जिस चीज़ से सोराइसिस बढ़ता है वो आपको कंट्रोल करने हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो नहीं लेना है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, बहुत हाई फैट वाला फूड है वो नहीं लेना है, ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है वो अवॉइड करना है हो सके तब तक। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोज़ की दिनचर्या में बदलनी पड़ेंगी। फिर सीजनल इफ़ेक्ट, आपको मालूम है अगर आपका सोराइसिस सर्दियों में या ठंडे और सूखे क्लाइमेट में बढ़ता है तो आपको उस समय में ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे ही जैसे रोज़ में नहाते समय आपको बहुत हार्श साबुन यूज़ नहीं करने, बहुत हार्श सोप्स, तरह तरह के फ्रेग्रेंसेस यूज़ नहीं करने, क्योंकि आपका स्किन थोड़ा इन्फ्लेमेटरी प्रोन है। दूसरा कि बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, उससे अपनी स्किन का नॉर्मल ऑयल चला जाता है, तो उससे और ड्राइनेस होती है और पपड़ी जमती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग है वो क्रीम बेस्ड होना चाहिए। तुरंत नहाने के बाद आप पूरे बॉडी पे रेगुलर मॉइस्चराइजिंग करिए तो आपका ऑयल बैरियर मेंटेन रहेगा। लिपिड बैरियर जो होता है स्किन का वो बहुत ज़रूरी है हमारे जो इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने में, उसको रोकने में। तो प्रिवेंशन के लिए, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए मॉइस्चराइज़र्स और इमोलिएंट्स वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। ग्लिसरीन बेस्ड आते हैं, कुछ लिक्विड पैराफिन बेस्ड आते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि वो पानी को आपके ऊपरी लेयर में, स्किन की ऊपरी लेयर में रोक के रखते हैं ताकि आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील नहीं होती है। कुछ होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर से जो पानी उड़ रहा है यानी वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कहा जाता है, यानी कि ऊपरी सतह से पानी इवेपोरेट होता है, तो उसको रोकते हैं। उसके लिए भी मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो एक लेयर बना के रखेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा बॉडी से, तो स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा, आपको स्क्रैचिंग या इचिंग, खुजली वगैरह के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। तो खुजालने से, जो नाखून लगने से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो मेंटेन रहे। अब अगर 10 साल से पेशेंट को सोराइसिस है तो नेचुरली उन्होंने अपने कुछ ना कुछ करेक्टिव मैकेनिज़म्स अपनी लाइफस्टाइल में कर लिए हैं, जैसे वो पूरी बांह का कपड़ा पहनते हैं ताकि वो पैचेस दिखे नहीं, वो कुछ ना कुछ क्रीम लगाते रहते हैं, वो फाउंडेशन से कवर करने की कोशिश करते हैं, वो सोशल आउटिंग्स अवॉइड करने लगते हैं ताकि ये सब उनको जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है वो सब फेस ना करना पड़े। कई बार उनका वर्क डिस्टर्ब होता है, कई बार उनका नॉर्मल लेजर एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, वो स्विमिंग नहीं करने जाते, पैरों के जो पैचेस हैं वो दिखते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, डिप्रेशन या सुसाइड आइडिएशंस आते हैं कई पेशेंट्स में जब इतना ज़्यादा होता है और पेशेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब एज अ पेशेंट सबसे पहले तो आपको सही एक्सपर्ट गाइडेंस लेना है, आपके रोग को समझना है कि ये रोग को आप कैसे मैनेज करेंगे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से, वो बहुत ज़रूरी है। एक बार वो सब आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्लस हमारी जनरली सब पेशेंट्स को राय ये रहती है कि सबसे कन्वीनियंट आपको जिनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा है वो डॉक्टर को आप हमेशा फॉलो करें। बार बार डॉक्टर बदलने से रोग मिटने वाला नहीं है, इस रोग का पूरी तरह क्योर अभी नहीं है। जैसे क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, बीपी है, लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है, करीब करीब आजीवन दवा लेनी पड़ती है, इसी तरह स्किन में जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनमें से ये एक है। तो दवा कब बंद करनी है वो आपके डॉक्टर से आप सलाह लेंगे, आप चर्चा करेंगे, तब डिसाइड होगा। अपनी मर्जी से दवा बंद करेंगे तो आपको बार बार फ्लेयर अप्स आते रहेंगे, आपका डिजीज़ स्टेबल फॉर्म में से अनस्टेबल हो सकता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी। एक्सेप्टेंस, रेगुलर कंसल्टेशंस, रेगुलर फॉलोअप्स आपके डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा मिल पाएंगे, बजाय कि 2-4 लोगों ने कहा, तरह तरह की ट्रीटमेंट थेरेपीज़ मिक्स करी, तो फिर कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। अब फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है? फैमिली में आपको अगर इतना लंबे समय तक क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो जो फ्लेक्स गिर रहे हैं, वो पपड़ी इधर उधर गिर रही है पेशेंट की, तो उसमें घृणा नहीं करनी है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलता है।
की चिंता छोड़ देनी है। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो ट्रीटमेंट रेगुलर करें, उनको हेल्प करनी है दवा लगाने में, या फिर उनके जो फोटोथेरेपीज़ कुछ होती हैं, धूप में बैठने की ट्रीटमेंट्स आते हैं, वो सब में आप हेल्प कर सकते हो। उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा दे सकते हो। घर का जो नॉर्मल सामान्य हाउस होल्ड स्ट्रेस होता है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस से बढ़ता है। प्लस आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इस तरह सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपका ट्रीटमेंट एडहेरेंस यानी ट्रीटमेंट के प्रति जो कंटिन्यूअस सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक पेशेंट्स अच्छे से फॉलो कर पाते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आते हैं डॉक्टर क्या क्या कर सकता है। पेशेंट के लिए डॉक्टर के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। शुरुआत में अगर 2-4 धब्बे हैं, चकत्ते हैं, तो हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, यानी लगाने की दवाइयाँ। उसमें कुछ हद तक स्टेरॉयड ट्यूब्स आते हैं, कुछ आते हैं जो ऊपर की पपड़ी जमी हुई है उसको डिज़ोल्व करके हटाने के, यानी केरेटोलाइटिक्स आते हैं। कुछ आते हैं इमोलिएंट्स, जैसे हमने बात की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि उनको रिपेयर रखने में या मेंटेन करने में काम में देते हैं। तो इसी तरह स्कैल्प के लिए आपको शैम्पूज़ या लोशन या फोम या जेल्स, इस तरह तरह के प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस ज़रूर दे पाएंगे। अगर थोड़ा इससे कंट्रोल नहीं आ रहा है, या हमें रिस्क फैक्टर्स कुछ लग रहे हैं कि भाई पेशेंट का वज़न ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, या पेशेंट की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर हैं और साथ में कुछ सोराइसिस है जो कि टॉपिकल ट्रीटमेंट से आराम नहीं दे रहा है, तो खाने की गोलियाँ या सिस्टमिक थेरेपी आती है। सिस्टमिक थेरेपी में हम इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाएं देते हैं। ये जो सेल टर्नओवर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं। तो कॉमनली अब तक जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स थे वो साइक्लोस्पोरिन और मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाइयाँ दी जाती थी सोराइसिस के पेशेंट्स में। साथ में हम विटामिन डी करेक्शन करेंगे, हम सन में थोड़ी देर बैठने का बोलेंगे। ये जो यूवी लाइट से हमको फोटोथेरेपी में जो नेचुरल यूवी लाइट है उससे फ़ायदा होता है। कई बार आप डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में वो फोटोथेरेपी का यूवी लाइट का ट्रीटमेंट लेने के लिए भी बुलाएंगे। तो ये फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हो गए। खाने के गोलियों में अब आजकल नए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टारगेटेड ट्रीटमेंट में उपलब्ध हैं, जैसे कि टोफासेटिनिब है, एप्रेमिलास्ट है, एसिट्रेटिन है। बहुत सारे दवाइयों के कॉम्बिनेशन से, या रोटेशनल थेरेपी, यानी कुछ समय हम आपको एक दवा देते हैं, फिर आपका रोग एक बार किस तरह कंट्रोल हुआ है तो वो बंद करके उसका ब्रेक देके दूसरी दवा देते हैं। ये रोटेशनल थेरेपी से कोई भी दवा का लंबे समय में होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम रोक सकते हैं। तो ये रोटेशनल थेरेपी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके ओवरऑल ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, बैकग्राउंड फैमिली हिस्ट्री कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका सोराइसिस का प्रेजेंटेशन कैसा है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेटेस्ट टारगेटेड थेरेपी करके बायोलॉजिक ट्रीटमेंट आया है। सोराइसिस में पिछले 10 साल में बहुत सारे जो मेन कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनको टारगेट करने वाली बायोलॉजिक इंजेक्शंस की ट्रीटमेंट्स आती हैं। बहुत सारे नाम हैं कॉमनली, जैसे सेकोकिनुमैब है या एडालिमुमैब है, TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। ये सारे इंजेक्शन के तौर पे, जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन स्किन में लिया जाता है, इसी तरह से ये इंजेक्शन स्किन में यानी सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं। IV देने का या भर्ती होने का कोई ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये बायोलॉजिक थेरेपी से हम सोराइसिस को करीब करीब पूरी तरह कंट्रोल करके एकदम क्लियर स्किन अचीव कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हुआ। फिर ये बहुत सेफ़ हैं क्योंकि ये टारगेटेड थेरेपी है। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने बॉडी में जो स्किन में एक्टिव हैं उनको टारगेट करती है। बाकी तरह के जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सिस्टमिक थेरेपी में पुराने गोलियों में हम पाए जाते थे, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सेफ़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है कि क्लियर स्किन मिल जाती है। तो और पेशेंट कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। तो उससे रिलेटेड सारा जो स्ट्रेस है जो ये वापस बढ़ाता है रोग, वो भी कंट्रोल हो सकता है। आपका जो आगे का ट्रीटमेंट प्लान है वो भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये महीने में 1 या 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना होता है। तो रोज़ रोज़ का गोली लेने का, रोज़ रोज़ का क्रीम लगाने का, वो सारा झंझट से पेशेंट मुक्त हो सकता है। तो वो बाकी बेटर चीज़ों में ध्यान दे सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं, उनको जो और प्रोडक्टिव काम करने हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं। डॉक्टर के पास आने की विजिट्स भी कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका बार बार का मॉनिटरिंग नहीं है, फोटोथेरेपी जैसे बार बार क्लिनिक आके सेशंस नहीं लेने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है आजकल। बहुत कम ट्रेन डॉक्टर्स हैं जो आजकल बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं।
बट हम अनुरोध करते हैं सभी पेशेंट्स को, सोराइसिस के पेशेंट्स को, सभी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ये ऑप्शन ज़रूर मिलना चाहिए। फिर इट इज़ अप टू द पेशेंट एंड द ट्रीटिंग डॉक्टर टू डिसाइड कि ये दवा आपको कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी, कितने हद तक आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। तो जो अगर बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स हैं उनकी वजह से जनरल जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सोराइसिस के प्रति जो भय है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब इसमें हमें जो मेन तकलीफ़ जो सामने आती है वो है कॉस्ट फैक्टर। अगर आप खुद से पे कर रहे हैं, आपका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है जो स्किन डिजीज़ेस कवर करता है, तो फिर थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन आप पूरे सालों में जो आपने टेस्ट में, डॉक्टर की विजिट्स में और दवाइयों में या दवाई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में जो स्पेंड किया होगा उससे तो ये बेहतर ही होगा। तो अगर आप ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर देखें तो सिर्फ कॉस्ट की वजह से थेरेपी या बायोलॉजिक इंजेक्शंस नहीं लेने हैं, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। तो हर तरह के एडवांसेस जो भी हैं वो टारगेटेड थेरेपी जो कही जाती है वो साइटोकाइन बेस्ड होती है। तो जो स्किन में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, जैसे IL-17 है या TNFs हैं, तो इस तरह के कुछ केमिकल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट ये वर्क करता है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यही सारी दवाइयाँ सोराइटिक आर्थराइटिस या और कई रोगों में, जॉइंट डिजीज़ में, पेट की तकलीफ़ों में भी आजकल सब डॉक्टर्स या बाकी स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स भी बहुत सेफली यूज़ कर रहे हैं। तो बायोलॉजिक थेरेपी से ओवरऑल आपका डिजीज़ कंट्रोल होगा, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि आगे जो बढ़ रहा है आपका रोग या आपके जॉइंट्स में जो बढ़ रहा है या इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब ये रोक सकता है। अगर आपका जॉइंट डैमेज हो गया है, घुटने में तकलीफ़ आ गई है या उंगलियों में तकलीफ़ आ गई, मुड़ गई हैं उंगलियां, तो वो परमानेंट डैमेज से हम बच सकते हैं। तो बायोलॉजिक थेरेपी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा असरकारक है। तो दर्शकों, ये सोराइसिस के बारे में और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ आप मुझे लिख के भेज सकते हैं या संपर्क करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करके ही आगे ट्रीटमेंट लेने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।